नमस्कार, आपके अपने चैनल एडुप्रास में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हमने पिछले क्लास में देखा आपके स्टोन एज के बारे में। वहाँ पे हमने क्या जाना था कि अपने इतिहास को जो है 3 भाग में बांटा गया है, एनिशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री। एनिशिएंट, मेडाइवल और मॉडर्न। लेकिन उपलब्ध स्रोतों के आधार पर इतिहास को 3 दूसरे भाग में बांटा गया, जिसे कहा जाता है, सबसे पहला आपका क्या हो जाता है, प्रागैतिहासिक काल, जिसके लिखित साक्ष्य हमारे पास मौजूद नहीं है। उस समय के मौजूद पुरातात्विक साक्ष्य, जैसे उस समय ज़माने के हथियार, कंकाल इत्यादि से हमें उस समय के नागरिक जीवन तो था ही नहीं, उस समय के जो भी जीवन यापन का जो साधन था, किस तरीके से लोग रहते थे, उनका पता चलता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आदि ऐतिहासिक काल, जिस जमाने के लिखित साक्ष्य तो हमारे बीच मौजूद हैं, लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सकता। हमारी कला उतनी विकसित नहीं है कि उस लिपि को हम लोग पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में क्या है कि लिखित साक्ष्य उस समय का मौजूद है और वो साक्ष्य जो है उसे हम लोग पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ऐतिहासिक काल कब से, लगभग आपको 600 BC से शुरू हो जाता है। उससे पहले से लेके आपका जो हड़प्पा सभ्यता ये सब है, वो किस में आता है, आपका हड़प्पा सभ्यता आपका आता है आदि ऐतिहासिक काल में। तो पिछले स्टार में हम क्या देखा था, पाषाण काल, स्टोन एज, जो कि प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आज हम देखने वाले हैं आदि ऐतिहासिक काल, जिसके अंदर हड़प्पा सभ्यता आता है। कांस्य सभ्यता, जो कांस्य युग है, वो भी इसी के समय शुरू हुआ था। पहला हमने बता चुका हूं कि पहला जो धातु मनुष्य के द्वारा यूज किया गया था वो क्या था, कांस्य था। तो हम ये देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का जो टाइम है वो मुख्य रूप से 2500 BC से लेकर 1500 BC तक है। BC और AD का फर्क हमने पिछले क्लास में आपको समझा दिया था। आप लोग एक बार जो है ये पूरा नोट डाउन कर सकते हैं, उसके बाद हम आगे देखते हैं। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए शुरू करते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के जो खोजकर्ता थे वो कौन थे, दयाराम साहनी जी। ये 1921 में 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज किए थे। उसके मुख्य नगर हम देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता जो है मुख्य रूप से नगरों का शहर मतलब सभ्यता थी। मैक्सिमम आबादी क्या थी कि नगर में बसे हुए थे। तो नगर में बसे रहने के बावजूद जो वहाँ कृषि होती थी, पशुपालन होता था। और कृषि जो है वहाँ पे ये भी पाया जाता है कि हलों का उपयोग होता था कृषि करने में। और मिट्टी के भी बने हुए हल पाए गए हैं। बनमाली से हमको उसका प्रकरण पता चलता है। जल संचय किया जाता था, यानी तालाबों में या किन्हीं अन्य गड्ढों में पानी को जमा करके उससे सिंचाई भी होती थी, ये भी पता चलता है। तो नागरीय जीवन होने के बावजूद कृषि व्यवस्था उसकी उन्नत थी। नगर की व्यवस्था उनकी इतनी उन्नत थी, वो हम आगे देखेंगे। तो इसके मुख्य नगर मुख्यतः 6 हैं। कौन कौन सा, पहला एक हड़प्पा, कालीबंगन, मोहनजोदड़ो, गनवारीवाला, धौलावीरा और राखीगढ़ी। आपको राखीगढ़ी जो है, इसलिए हमने टिक मार्क करके रखा। राखीगढ़ी जो है भारत का सबसे बड़ा नगर था हड़प्पा सभ्यता का। हरियाणा में पाया जाता है ये जगह राखीगढ़ी, ये भारत का। लेकिन जब पूरे विश्व की बात करें, मोहनजोदड़ो हमारे इंडिया सभी के इंडिया से बाहर है, मोहनजोदड़ो है सबसे बड़ा नगर। अगर आपसे पूछे कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो मोहनजोदड़ो। लेकिन अगर पूछे कि भारत में स्थित सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो राखीगढ़ी होगा। ये 6 नगर हुए। नेक्स्ट हम देखते हैं वहाँ 2 बंदरगाह भी थे, लोथल और सुतकोतदा। लोथल काफ़ी फेमस बंदरगाह है, आगे भी हम इसके बारे में देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता के सबसे फेमस बंदरगाह लोथल और सुतकोतदा। अब ये हम क्या बताएं कि नगरीय जीवन पे भी ये था विशेषत। तो नागरिक इसका जो था नगर की विशेषता, इसमें हम देखते हैं ये ग्रिड पद्धति पे इसके नगर जो हैं बसे हुए थे। किस पद्धति पे, ग्रिड पद्धति पे। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता का जो नगर की संरचना थी किस पद्धति पे आधारित थी, तो ग्रिड पद्धति पे। और नगर जो है 2 भाग में बटा था, एक तो ऊंचाई वाले भाग और दूसरे नीचे वाले भाग। इसको समझिए कैसे कि जैसे कोई भी नगर जब बसता था तो जो ऊंचाई वाला इलाका था उससे क्या किया जाता था, दुर्ग से, किले से घेर दिया जाता था। और उसके अंदर बड़े बड़े लोग रहते थे जो शासन करते थे। नगरीय जीवन यापन करने में आपको सामंत, बनिक वर्ग जो थे वो हड़प्पा सभ्यता में जो है शासन वर्ग देखते थे। सामंत थे जो उन्नत और ऊंचे परिवार के लोग थे, वो ऊंचाई वाले भाग में रहते थे। जो नगर दुर्ग कहलाता था, चारों तरफ से दुर्ग मीनारों से वो घिरा हुआ रहता था। बाकी जो आम जनता थी वो दुर्ग से बाहर नीचे वाले इलाकों में रहती थी। एकाध नगर में ऐसी व्यवस्था देखने को मिलती है कि नीचे वाले भी इलाके में दुर्ग पाए जाते थे, लेकिन मैक्सिमम जगह क्या ऊंचाई वाले भाग में ही दुर्ग पाए जाते थे। बाकी लोग जो हैं आम लोग नीचे वाले भाग में रहा करते थे। उसकी दीवारें काफ़ी मजबूत थी, काफ़ी बड़ी बड़ी और ऊंची मीनार प्राचीन थी।
महास्नानगार, बहुत बड़ा स्नानगार, यहाँ तक कि आपसे क्वेश्चन भी आ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी, तो महास्नानगार वहाँ की सबसे बड़ी इमारत थी। अग्निकुंड, भंडार गृह इत्यादि उस नगर की विशेषता थी। हर एक नगर में ये सब चीज होते थे, तो काफी ही संरचित व्यवस्था थी और काफी सुनियोजित नगर व्यवस्था थी हड़प्पा सभ्यता की। 2 मंजिला और 1 मंजिला इमारत भी पाए जाते थे। हर एक घर में कुएं होते थे, यानी पानी की भी उत्तम व्यवस्था होती थी और घर भी बहुत ही सुंदर व्यवस्था से बना हुआ होता था। सुनियोजित जल निकास, उस नगर में जल निकास, आजकल जल निकास आप देखेंगे कि गांव में ही नहीं शहरों में भी जल निकास एक बहुत ही विकट समस्या बना हुआ है। किसके कारण कि नालों का जो है उचित मार्ग नहीं मिला है, इसके कारण काफी पानी का जमा हो जाना, जल निकासी एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। लेकिन हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी व्यवस्था बहुत ही उन्नत थी और पूरा ढके हुए नाले, ऐसे नहीं कि नाले जो है खुले हुए रहते थे, नहीं, उस समय के नाले जो है पूरे ढके हुए होते थे, काफी सुनियोजित थी, कहीं भी पानी का जो है जल जमाव नहीं होता था, तो जल निकास भी काफी उन्नत था नगर की। नेक्स्ट में हम देखते हैं हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी वो क्या थी, भाव चित्रात्मक लिपि थी। इस लिपि की विशेषता आप क्या देखिए कि पहला जो पंक्ति है इस लिपि का वो दाहिने से बाएं ओर की ओर लिखा गया है, ठीक है, राइट टू लेफ्ट। लेकिन दूसरी पंक्ति अगर लिखना होता तो वो क्या कहते थे, बाएं से दाएं की ओर, यानी फर्स्ट जो लाइन है वो लिखाता था दाएं से बाएं और दूसरी लाइन जो है वो बाएं से दाएं लिखाती थी। कौन सा लिपि, भाव चित्रात्मक लिपि। नेक्स्ट क्या है, इनके नगरीय जीवन में क्या विशेषता था कि इनको जीवन यापन के लिए ये आयात निर्यात करते थे। वहाँ के जो शासक होते थे वो क्या करते थे, बहुमूल्य पत्थर अलग अलग जगहों से मंगवाते थे, आयात करते थे। और यहाँ सूत की जो एक मिल है वो भी पाई जाती है, कहाँ पे आपको, कालीबंगन में भी मिला है नगरीय जीवन। दूसरा, कृषि वहाँ की व्यवस्था थी अच्छी, हल का यूज होता था, जल संचय करते थे, वो लोग बता चुका हूँ। नेक्स्ट है, कपड़े के मिल भी पाए गए हैं, पशुपालन भी वो लोग करते थे। तो ये वहाँ की विशेषता है कि नगरीय जीवन होने के बावजूद ये लोग कृषि और पशुपालन पे भी उतना ही फोकस करते थे और उतना ही महत्व देते थे कृषि और पशुपालन को। तो हमने जो किस्सा बताया कि वो लोग बड़े बहुमूल्य पत्थर जो है आयात निर्यात भी करते थे। तो हम देखते हैं कि इनका आयात स्थल कहाँ है, कौन सा पत्थर जो है, कौन सा धातु है, कहाँ से मंगाया जाता था। तो तांबा के लिए देखिए आप, खेतरी से मंगाते थे, बलूचिस्तान और ओमान से। तांबा जो है कांस वो खेतरी, बलूचिस्तान और ओमान से। चांदी जो है अफगानिस्तान और ईरान में मिलता था। सोना जो है आपको कर्नाटक देख रहे हैं आप, अफगानिस्तान ईरान। टीन जो है अफगानिस्तान और ईरान से मिलता था। गोमेद सौराष्ट्र से। लाजवर्त मेसोपोटामिया जो कि उसके बाद सभ्यता विकसित हुई। सीसा जो है ईरान से मिलता था। तो ये सब वस्तु हैं, आयात स्थल आप याद कर सकते हैं, इनसे भी क्वेश्चन आते हैं। तो अब इन वस्तुओं का होता क्या था, तो ये सब जो धातु आपको दिख रहे हैं इनसे बर्तन का भी निर्माण होता था। जो कीमती धातु हैं, सोना चांदी, इनसे गहनों का निर्माण ये लोग करते थे। तो उस समय की जो व्यवस्था है काफ़ी ही सुव्यवस्थित थी, सुनियोजित थी। इस क्रम में हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता से कुछ क्वेश्चन इस तरीके से भी याद आते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे पश्चिम बिंदु था, जो सबसे पश्चिम में स्थित नगर था, वो कहाँ स्थित था, या उत्तर में स्थित सबसे जो नगर था वो कहाँ था। तो हम इसका मैप टाइप से बनाए, आप देख सकते हैं। जो सबसे ये नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट और साउथ। तो सबसे नॉर्थ में जो सबसे उत्तरी शहर था उस समय का मांदा था, जो कि J&K में पड़ता है, जम्मू कश्मीर में। सबसे पूरब में कहाँ तक था, आलमगीरपुर यूपी में। सबसे दक्षिण में कहाँ था आपको, दाइमाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है ये जगह। और सबसे पश्चिमी जगह सूतकागेंडोर बलूचिस्तान। आप जैसा कि देख रहे हैं कि से 4 में से जो है 3 शहर जो हैं आपको भारत में है। तो इनका जो बॉर्डर ही लगा पूरा इस तरीके से फैला था। पश्चिमी जगह सूतकागेंडोर, मांदा जो है उत्तरी, आलमगीरपुर सबसे पूर्वी किनारा यूपी में, उत्तर प्रदेश में पड़ता है, दाइमाबाद महाराष्ट्र में जो कि सबसे दक्षिणतम किनारा था। ये हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं और अभी किस जगह स्थित है ये दिया हुआ है। किस नदी के किनारे बसा है ये भी दिया गया है और उसके उत्खननकर्ता कौन थे और किस ईस्वी में उन्होंने उस जगह की खोज की, ये दिया हुआ। आप लोग इसे नोट कर लें, उसके बाद एक एक करके हम लोग इसको देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं इसको। इस टेबल में देखने वाली सबसे ज़रूरी बात यह है कि हड़प्पा सभ्यता के जितने भी शहर हैं सब किसी न किसी नदी के किनारे बसे हुए हैं। इनसे हम क्या समझते हैं, पिछले क्लास में हमने आपको बताया था कि मनुष्य जब जो है घुमंतु या खानाबदोश जीवन से नागरीय जीवन में प्रवेश करता है, सामाजिक जीवन में प्रवेश करता है, एक जगह रुक कर
टिक कर अगर कृषि आरंभ करता है तो वो किसके किनारे, नदी के किनारे, क्योंकि नदी के किनारे उन्हें पानी की जो आवश्यकता होती है वो आसानी से पूर्ति हो जाती है। उस समय मोटर या अन्य साधन पानी के जल के नहीं थे, इसलिए कि वो नदी किनारे बसा करते थे। इसलिए आपको हड़प्पा सभ्यता के अधिकतर नगर जो हैं नदी के किनारे मिलेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हड़प्पा जो है शहर जिसके नाम पे इस सभ्यता का नाम पड़ा वो कहाँ स्थित है। ये पाक के जो है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है हड़प्पा। नदी जो है आपको ये रावी नदी के किनारे स्थित है और इसके उत्खननकर्ता दयाराम साहनी है। उन्होंने 1921 में इसकी खोज की। नेक्स्ट शहर जो है मोहनजोदड़ो, ये भी कहाँ है आपको, पाकिस्तान में। ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, ये दोनों मोहनजोदड़ो और चहुंदरो दोनों पाकिस्तान के सिंध प्रांत में हैं ये दोनों शहर। मोहनजोदड़ो किसके किनारे बसा हुआ है, ये सिंधु नदी के किनारे, और चहुंदरो भी सिंधु नदी के किनारे। ये दोनों शहर जो हैं हड़प्पा सभ्यता के सिंधु नदी के किनारे बसे हुए थे। इनके उत्खननकर्ता क्या हैं, राखलादास बनर्जी ने 1922 में कहाँ मोहनजोदड़ो की खोज की और मैके ने 1925 में चहुंदरो की खोज की। ये दोनों पाकिस्तान में भी, वर्तमान पाकिस्तान में स्थित हैं। नेक्स्ट शहर है कालीबंगन, जो कि भारत के जो है राजस्थान शहर में स्थित था और ये घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ था। इसकी खोज की अमलानंद घोष ने 1951 में। नेक्स्ट शहर कौन सा है, कोटडीजी, ये भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है और ये नदी भी इसका क्या है, सिंध। आप यहाँ से एक ट्रिक निकाल सकते हैं कि ये जो 3 शहर हैं ये सिंधु नदी के किनारे बसे हुए हैं और वर्तमान में जो है किस जिले में, सिंध प्रांत में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में तीनों। तो कोटडीजी जो है ये फजल अहमद ने खोज की थी 1953 में। इन्होंने उत्खनन किया था उस शहर का और पता लगाया था। नेक्स्ट है रंगपुर, ये गुजरात में है। अभी भारत के मादर नाम की नदी एक है जो कि रंगानाथ राव नाम के एक व्यक्ति ने 1953 से 54 2 साल में इसकी उत्खनन खत्म हुई थी और उसका खोज हुआ था। जैसे ये इसलिए 1 साल से दूसरे साल में प्रवेश कर गया क्योंकि जब किसी शहर या कोई भी चीज़ पुरातात्विक स्थल की खोज होती है तो उसका खनन होना शुरू होता है। तो ज़रूरी नहीं कि 1 दिन में मिल जाए, 2 दिन में। तो ये समा जो है इसका चलता रहा। 1953 से 54 में जाके इन्होंने रंगपुर गुजरात में खोज की। रोपर नामक जो जगह है ये पंजाब में स्थित है, सतलज नदी के किनारे। इसकी खोज किन्होंने की, यज्ञदत्त शर्मा 1953 से 56 के दौरान। नेक्स्ट है आपका रोपर के बाद लोथल। लोथल जो है गुजरात में स्थित है और ये भोगवा नदी के किनारे है। रंगानाथ राव जी ही ने इनका भी किया था खोज 1954 में। नेक्स्ट है आलमगीरपुर, जिसके बारे में हमने बताया कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी छोर था आलमगीरपुर में। यह यूपी के मेरठ जिले में स्थित है, हिंडन नदी के किनारे। किसके किनारे, हिंडन नदी के किनारे। इनकी भी खोज किसने की, यज्ञदत्त शर्मा 1958 में। नेक्स्ट है आपका सूतका कोंडोर, ये पाक में स्थित है पाकिस्तान में और ये जो है आपका दास्क नदी के किनारे। कहाँ पे है, दास्क के किनारे। और ये कहाँ है, इनको खोज की ऑरेल स्टाइन ने 1927 में। नेक्स्ट देखते हैं बनमाली जो है यह हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है, अरंगोई नदी के किनारे। इसके उत्खननकर्ता थे रविंद्र सिंह बिष्ट, 1974 में इसका उत्खनन किए थे। नेक्स्ट एक बहुत फेमस शहर है धौलवीरा, यह गुजरात के कच्छ में स्थित है। इसकी जो स्थिति है लूनी नदी के किनारे है। लूनी नदी आपने सुना था कि यह राजस्थान में है। राजस्थान में ही यह मरुस्थल में जाके जो है थार मरुस्थल में जाके खो जाती है और ख़त्म हो जाती है। इसके जो उत्खननकर्ता हैं जेपी जोशी हैं 1967 से 1968। तो ये आपके मुख्य शहर हैं हड़प्पा सभ्यता के। किस वर्ष इनकी खोज हुई, इनके उत्खननकर्ता कौन है, इनके किस नदी के किनारे स्थित हैं, आप इसको कृपया अच्छे से नोट कर लें और याद रखें। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आते रहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, चलिए हम लोग ये देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता जो है इतनी उन्नत थी, उसके बावजूद उस सभ्यता का अंत हो गया। तो हड़प्पा सभ्यता के अंत का रहस्य क्या है और सभ्यता के अंत के संभावित कारण क्या हैं कि जिसके वजह से हड़प्पा सभ्यता जैसी एक उन्नत सभ्यता और प्राचीन सभ्यता का विनाश ऐसे हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए इसे देखते हैं हम, इसके कुछ कारणों को। तो सभ्यता के अंत का रहस्य इस तरीके से हुआ कि लगभग 1500 बीसी में, कब 1500 बीसी के आसपास जाके, एग्जैक्ट नहीं 1500 बीसी के आसपास में जाकर लोगों ने शहरों को छोड़ दिया, अलग अलग जगह जाके बसने लगे। पूरे लोग उसके मतलब
मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए, उन्होंने उस जगह को छोड़ दिया, जिसके कारण सभ्यता का अंत हो गया। इसका एक रीज़न यह भी हो सकता है कि कच्चे माल का जो आयात होता था अन्य जगहों से, वो होना बंद हो गया होगा किन्हीं कारणों से। या तो उनके जो कच्चे माल के आयात के जो मार्ग थे उन पे किसी ने कब्जा कर लिया, या फिर किसी अन्य कारण से लेखन, मोहर, बाटो इत्यादि का भी प्रयोग उस समय बंद हो गया था। जल निकासी प्रणाली, जिसके लिए बहुत ही हड़प्पा सभ्यता जानी जाती थी, एक सुनियोजित व्यवस्था थी, वो नष्ट हो गई, क्योंकि हो सकता है जनसंख्या बढ़ गई हो, उनका सुचारू रूप से नियमन नहीं हो पा रहा था। जनसंख्या बढ़ने से झुग्गीनुमा घर भी जो है सड़क किनारे बनने लगे, जिससे हड़प्पा सभ्यता की जो सौंदर्य थी या सभ्यता जो था सुंदर दिखता था, वो नष्ट होने लगा। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की सबसे मजबूत और सबसे सुंदर विशेषता थी कि उसके नगर जो है बहुत ही सुंदर तरीके से बसे हुए थे। तो अब जो सड़क के किनारे घर एक लाइन में एक जैसे सुंदर से बसे, उनके बीचों में अगर झुग्गीनुमा घर होने लगे तो कितना खराब दिखेगा। तो इसको लेके जो है इस सभ्यता का धीरे धीरे विनाश होते चला गया, इसकी खूबसूरती मिट गई। इसके संभावित कारण ये भी हो सकते हैं, संभावित हम लोग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसकी कोई पुष्टि नहीं है, क्योंकि जैसा कि पहले मैं बता चुका हूँ, हड़प्पा सभ्यता जो है आदि ऐतिहासिक युग, जो आदि ऐतिहासिक काल में आता। आदि ऐतिहासिक में क्या होता है कि उस समय के लिखित साक्ष्य हमारे पास मौजूद हैं। जैसे कि हमने बताया था आपको कि उस समय की लिपि क्या थी, भाव चित्रात्मक थी, वो बाएं से दाएं और दाएं से बाएं पंक्तिवाइज लिखी जाती थी, लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सकता है। तो जिस चीज़ को हम पढ़ नहीं सकते तो उसके बारे में एक ठोस निष्कर्ष पे हम लोग नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन एक संभावित कारण है कि वह बाढ़ से नष्ट हुआ होगा, क्योंकि सारे जो इसके शहर थे मुख वो नदी के किनारे बसे हुए थे, और मैक्सिमम सिंध। तो कहा जाता है कि एक समय में सिंध नदी में बहुत भयंकर बाढ़ आई, जिन्होंने इन बड़े बड़े शहरों को आपस में अंदर में समा लिया। तो बाढ़ एक मजबूत कारण है। उसके बाद जंगलों का भी विनाश बहुत ज़्यादा होने लगा, इसके कारण सभ्यता का अंत हो गया। चारागाह की समाप्ति हुई, तो चारागाह की समाप्ति होगी तो पशु के खाने के लिए कुछ बचेगा नहीं, तो पशु को खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा तो लोग क्या करेंगे, उस जगह से मूव करके दूसरे जगह पे जाके बस जाएंगे। तो दूसरे जगह पे अलग अलग जगहों पे जाके लोग बसने लगे, और इस शहर का विनाश धीरे धीरे होते चला गया। नदियों का सूख जाना भी एक कारण हो सकता है कि ये लोग नदी के किनारे रहते थे, उस नदी में पानी नहीं बचा तो वो लोग कहीं अन्यत्र चले गए। हड़प्पा सभ्यता का विनाश होना इसका मतलब ये नहीं था कि हड़प्पा सभ्यता के समय में जो लोग इनके अलग अलग शहरों में रह रहे थे वो सारे के सारे मर गए, ऐसा नहीं है। हड़प्पा सभ्यता का अंत का मतलब हुआ कि उन शहरों का विनाश, जिस शहर से हड़प्पा सभ्यता जानी जाती है उस शहर के लोग कहीं अन्य जाकर जगह जाके बस गए, और उन शहरों का विनाश धीरे, क्योंकि उन्होंने उस शहर को छोड़ दिया। तो ये सब इसके मुख्य कारण है। बाढ़ हो सकता है, जंगल का विनाश, चारागाह की समाप्ति और नदियों का सूख जाना, लेकिन सबसे मुख्य कारण जो लगता है वो बाढ़ है, हड़प्पा सभ्यता के विनाश का। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे वैदिक काल, जो कि 1500 BC से लेकर 600 BC तक है। इसको भी दो भाग में बांटा गया, 1500 से 1000 तक जो है आपका ऋग्वेदिक काल, और 1000 से 500 BC तक उत्तर वैदिक काल। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग उत्तर वैदिक काल देखेंगे, जनपद महाजनपद देखेंगे, गणतंत्र क्या होता है ये देखेंगे, उसके बाद हम मगध राजवंश की ओर बढ़ेंगे। अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।